नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं और शीत युद्ध के विभिन्न प्रकार बताते हुए समझाइए कि शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किस तरह से प्रभावित किया। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि शीत युद्ध एक ऐसा वातावरण था जो युद्ध से भी भयानक स्थिति कहा जा सकता है और 1945 24 अक्टूबर 1945 को जब यूएनओ की स्थापना हुई तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। उसके बाद जो महाशक्तियाँ हमारे सामने आई उसमें मुख्य रूप से दो महाशक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों ताकतवर शक्ति संपन्न राष्ट्रों में एक ऐसा वैचारिक युद्ध और शीत युद्ध प्रारंभ हुआ जिसने अंतर्राष्ट्रीय जगत को बहुत अधिक प्रभावित किया और यूएनओ अपने कार्य में, अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पाया। शीत युद्ध दो सिद्धांतों का ही नहीं अपितु दो भीमाकार शक्तियों सोवियत संघ और संयुक्त राज्य का संघर्ष कहा जाता है। सोवियत संघ जिसको आज रूसी गणराज्य के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध में प्रचार का महत्व था, यह वाक युद्ध था। वाक युद्ध माने बोलने वाला, वैचारिक मतभेद को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे रखने वाला। शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियाँ व्यापक प्रचार और गुप्तचरी सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियों तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी रही। दोनों शिविरों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को शीत युद्ध कहा जाने लगा। यह गर्म युद्ध हॉट वार से भी अधिक भयानक था। इसे मन मस्तिष्क और विचारों में लड़े जाने वाले युद्ध की संज्ञा दी जाती थी और इसने बहुत अधिक यूएनओ के सभी अंगों को और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रभाव छोड़ा। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि शीत युद्ध कूटनीतिज्ञ युद्ध की श्रेणी में भी आता है। कूटनीतिज्ञ श्रेणी का मतलब है अपने दांव पेचों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को स्थापित करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें हमने ये पाया कि जिस मकसद को लेकर यूएनओ की स्थापना की गई थी कि हम सदस्य राष्ट्रों की हेल्प करेंगे, हम आर्थिक सहायता देंगे, हम समस्याओं का निवारण करेंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, यानी हर संभव तरीके से सदस्य राष्ट्रों का, सहयोगी राष्ट्रों का, मंच के राष्ट्रों का सहयोग करना इसमें मेन मकसद था। लेकिन शक्ति संपन्न राष्ट्रों की आपसी तनाव के कारण यूएनओ में फूट दिखाई देने लगी या तनाव दिखाई देने लगा, तो लगभग दुनिया के देशों का रुझान जो है वो इससे हटने लगा। इसका कारण यही था, द्विपक्षीय मुद्दों में एक पक्ष में सोवियत संघ और दूसरे पक्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका खड़ा दिखाई देने लगा। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मतलब है पूरी दुनिया में विश्व का दो गुटों में विभाजित हो जाना। यानी ये महाशक्ति संपन्न राष्ट्र चाहते थे हम हेल्प तो कर देंगे आपकी, लेकिन आपको हमारी विचारधारा अडॉप्ट करनी पड़ेगी, हमारे सिद्धांतों कार्यक्रमों को अपनाना पड़ेगा। यानी दो पक्षों में पूरी दुनिया के देशों को बांटने का एक प्रयास हुआ जिसमें समस्याएं जो हैं वो सुलझने की बजाय उलझने लगी। जैसे कश्मीर समस्या हो, कोरिया समस्या हो, अफ़गान समस्या हो, अरब इजराइल संघर्ष हो, यानी इन सब में ये देखने को मिला कि दो गुट अपने ही स्वार्थों की पूर्ति करना चाह रहे हैं। आतंक और अविश्वास के दायरे में विश्वास या विस्तार, क्षमा चाहूँगी, आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार
यानी शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत किया, आतंक और अविश्वास का दायरा बढ़ा दिया। अमेरिका और सोवियत संघ के मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरे तनाव, वैमनस्य और प्रतिस्पर्धा, अविश्वास की स्थिति आ गई। विभिन्न राष्ट्र और जनमानस इस बात से भयभीत रहने लगे कि कब एक छोटी सी चिंगारी दूसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाए, तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाए। 2 तो युद्ध हो चुके थे, उसके पश्चात ही यूएनओ की स्थापना हुई थी। शीत युद्ध ने युद्ध के वातावरण को बनाए रखा, यानी भयभीत किए रखा सदस्य राष्ट्रों को। नेहरू जी ने ठीक ही कहा था, हम लोग निलंबित मृत्युदंड के युग में जीवन जी रहे हैं। मतलब हम बहुत ऐसे वातावरण में जीवन जी रहे हैं जहाँ युद्ध की तलवार सदैव हमारे ऊपर लटकती रहती है। इसके बाद आता है आणविक युद्ध की संभावनाओं का भय। आप सभी को विदित होगा कि अणुबम का आविष्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के पास उस समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त किया गया था, और सोवियत संघ को जब इस बात का पता चला कि मेरे पास इस बात की कमी है, तो उसने तुरंत यूएनओ की स्थापना के बाद अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। और अपनी शक्ति को बढ़ाकर उसने 4-5 सालों में ही इस बात को साबित करने की कोशिश की कि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के एकाधिपत्य को ख़त्म कर दिया, यानी वो अब आविष्कार हमारे पास भी है। और दोनों में सैनिक संगठनों, सैनिक संधियों को बढ़ावा देने का होड़ लग गई और शीत युद्ध को बहुत अधिक बढ़ावा दिया गया। इसके बाद आता है सैनिक संधियों और सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य। शीत युद्ध ने विश्व में सैनिक संधियों, सैनिक गठबंधनों को जन्म दिया। नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक संगठनों का प्रादुर्भाव शीत युद्ध का ही परिणाम था। इसके कारण शीत युद्ध में बहुत उग्रता आई। इन्होंने निरस्त्रीकरण की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया। निरस्त्रीकरण से तात्पर्य है अस्त्र शस्त्र को कम करना। कम करने की बजाय दोनों शक्तियों ने इसको बढ़ावा दिया। इस सैनिक संगठनों ने प्रत्येक राज्य को लगातार युद्ध की स्थिति का भय दिखाकर आतंक बनाए रखा। शस्त्रीकरण का अविरल प्रतिस्पर्धा। शीत युद्ध ने शस्त्रीकरण की होड़ को बढ़ावा दिया, जिसके कारण विश्व शांति और निरस्त्रीकरण की योजनाएं बिल्कुल धूमिल हो गई। कैनेडी ने कहा था, शीत युद्ध ने शस्त्रों की शक्ति, शस्त्रों की होड़, विध्वंसक शस्त्रों की खोज को बढ़ावा दिया है और इसमें बहुत अधिक पैसा, समय बर्बाद किया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकीकरण। शीत युद्ध स्पष्ट रूप में यदि समझा जाए तो विश्व को 2 भागों में बांट देता है और दोनों भागों में इस तरह की प्रवृत्तियां दिखाई देने लगी कि सिवाय अस्त्र शस्त्र, सैनिकवाद, सैनिक संगठन या प्रेक्षापास्त्रों के निर्माण के अलावा कोई और काम ही नहीं है। केवल हमको एक दूसरे का विरोध करना, एक दूसरे की शक्तियों को कम करने के लिए अपने प्रयासों को और अधिक बढ़ाना, यानी टोटली ध्यान, धन, समय सब अस्त्र शस्त्र के निर्माण में लगा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण। शीत युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण बहुत अधिक बढ़ गया। अब शांति के वातावरण की बात करना तो संदेहास्पद लगने लगा। शीत युद्ध का अर्थ युद्ध के संदर्भ में लिया जाने लगा, क्योंकि ये ऐसी स्थिति थी जिसमें हर समय युद्ध की संभावनाएं बनी रहती थी। यूएनओ को पंगु करना, पंगु का मतलब है निष्क्रिय करना। शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ
जिन उद्देश्यों को लेकर बनाया गया था और जिस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था के दायित्व को लेकर ये एक संगठन मंच पर उतरा था, लेकिन शीत युद्ध के वातावरण ने उसको कमज़ोर कर दिया। क्योंकि जो कोई भी समस्या सदस्य राष्ट्र अपनी लेकर पहुंचता, वहाँ ये प्रयास रहता कि संयुक्त राज्य अमेरिका जिस तरफ है उसके रिवर्स यानी दूसरे साइड में सोवियत संघ खड़ा दिखाई देने लगा, जहाँ एक शक्ति पक्ष में मत देती, वहीं दूसरी शक्ति विपक्ष में खड़ी दिखाई देती। इससे शीत युद्ध ने यूएनओ की जो संगठन का टारगेट था, जो चार्टर था, जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, उसे धूमिल किया। सुरक्षा परिषद को लकवा लग जाना मतलब सुरक्षा परिषद भी उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाई जो दायित्व उसको सौंपा गया था। उसको दायित्व सबसे पहले मिला था सुरक्षा एवं शांति को स्थापित करना, महत्वपूर्ण मामलों में निर्णायक भूमिका अदा करना। लेकिन यहाँ भी दोनों शक्तियाँ एक दूसरे के विरोध में खड़ी दिखाई दी। हालांकि सुरक्षा परिषद को यूएनओ का पुलिसमैन माना गया और सुरक्षा परिषद के पास वो पावर थी कि कोई भी सदस्य राष्ट्र यूएनओ में प्रवेश चाहता है तो बिना सुरक्षा परिषद की सहमति के वो इसमें प्रविष्ट नहीं हो सकता। यानी मोनोपोली भी इन्होंने दिखानी शुरू की और तनाव भी बनाए रखा। मानवीय कल्याण के कार्यक्रम की अवहेलना हुई। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का केंद्रीय बिंदु सुरक्षा की समस्या तक ही सीमित रह गया और मानव कल्याण से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्यों का स्वरूप जो है वो गौण हो गया। शीत युद्ध के कारण ही तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की भूखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक अस्थिरता आदि अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का उचित निदान यथासंभव नहीं हो सका, क्योंकि महाशक्तियों का दृष्टिकोण मुख्यतः शक्ति की राजनीति तक ही सीमित रहा। अपनी शक्तियों को बढ़ाना एकमात्र उद्देश्य शक्ति संपन्न राष्ट्रों का बन गया था। अब हम ये बताना चाहते हैं कि शीत युद्ध के कारण 3 नवंबर 1950 को एक शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया, जिससे महासभा की शक्तियों में बढ़ोतरी की गई। इसे हम यूएनओ का लोकतांत्रिकरण भी कह सकते हैं, क्योंकि महासभा यूएनओ का पहला महत्वपूर्ण अंग है और महासभा में 193 सदस्य राष्ट्र जो यूएनओ के सदस्य हैं वो सभी विचार विमर्शात्मक सभा स्थल के रूप में काम करते हैं। तो एक महासभा की शक्तियों में बढ़ोतरी और सुरक्षा परिषद की गरिमा का ह्रास और यूएनओ अपने उद्देश्य में विफल रहा शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध के कारण गुटनिरपेक्ष मंच को प्रोत्साहन मिला। इसका एक बेनिफिट ये हुआ कि एक मंच हमारे सामने उभर कर आया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, निर्गुट आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसका श्रेय पंडित नेहरू को जाता है। 1961 में इसकी स्थापना की गई। शीत युद्ध के कारण शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को भी प्रोत्साहन मिला, अर्थात कहने का तात्पर्य है यदि हम देखें तो तीसरा युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि युद्ध वहाँ होता है जहाँ एक पक्ष कमज़ोर होता है, लेकिन यहाँ दोनों ही राष्ट्र जो महाशक्ति संपन्न थे दोनों ही ताकतवर थे, इसलिए युद्ध भी नहीं हुआ। शीत युद्ध के कारण तकनीकी और प्राविधिक उन्नति, खास तौर से आणविक शक्ति के विकास में तीव्रता आई, यानी कंपटीशन शुरू हुआ तो इन्होंने नए नए आविष्कारों को जन्म दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्णय शक्ति सुरक्षा परिषद की बजाय महासभा को हस्तांतरित हो गई, जैसा मैं बता रही थी आपको 3 नवंबर 1950 का शांति के लिए एकता प्रस्ताव। राष्ट्रों की विदेश नीति में यथार्थवाद का आविर्भाव हुआ,
यानी उदय हुआ। शीत युद्ध से शक्ति संतुलन की स्थापना हुई, यानी कुछ बेनिफिट भी इसमें देखने को मिले कि इसके कारण ये सारी चीज़ें हमारे सामने उभर कर आईं। जैसे मुख्य रूप से हम कह सकते हैं गुटनिरपेक्ष मंच, जिसकी आज 120 सदस्य संख्या है, ये भी एक गरिमामय मंच बन गया और चुनौती देने वाला मंच बन गया। और आज हम अपने टॉपिक को यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।